बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, हम LLB पार्ट 2 के पेपर की तैयारी कर रहे हैं। ये उसके लेक्चर्स हैं। आज हम रजिस्ट्रेशन एक्ट को देख रहे हैं। हम अब देखेंगे इसमें कि इफ़ेक्ट्स ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ ए डॉक्यूमेंट क्या होते हैं। इस पर डिफरेंट सवालात जो हैं वो सेट होते रहे हैं। हम एक जो है वो पढ़ेंगे आपकी रहनुमाई के लिए। व्हाट आर द लीगल इफेक्ट्स ऑन नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ ए डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी कंपल्सरी रजिस्टर्ड। ये 2012 में भी आ चुका है, 2010 में भी आ चुका और उससे पहले भी आ चुका है। तो इसको जहन में रखते हुए आज के जो कंटेंट्स हैं रिलेटेड उसको हम गो थ्रू करेंगे। इसमें रेलेवेंट प्रोविजन जो है वो सेक्शन 49 है रजिस्ट्रेशन एक्ट की। आप हमेशा जब भी अपना कोई रिप्लाई अटेम्प्ट करते हैं किसी क्वेश्चन का इन द यूनिवर्सिटी, तो याद रखिएगा कि उसकी जो रेलेवेंट प्रोविजंस हैं इनको आप मेमोराइज करके रखें। इससे आपका जो रिप्लाई है वो स्ट्रेंथन हो जाता है और आपका जो इमेज है वो एग्जामिनर के पेश नज़र बेहतर हो जाता है। तो सेक्शन 49 of Registration Act, documents of which registration is compulsory। तो पहले वो ये आपको एक दफ़ा बताएगा दोबारा कि वो डॉक्यूमेंट्स इन शॉर्ट आपको बताएगा। पहले डिटेल हम कर आए हैं कि वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि जिनकी रजिस्ट्रेशन चाहिए होती है अंडर सेक्शन 17। तो एक तो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ गिफ्ट, नंबर 2 अदर नॉन टेस्टमेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स जो कि कोई राइट क्रिएट कर रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं, एक्सटिंग्विश कर रहे हैं, लिमिटाइज कर रहे हैं उसको। ये किसकी बात हो रही है? राइट, इंटरेस्ट और टाइटल की। और इसकी वैल्यू ₹100 और इससे ज़्यादा है। ऐसे तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं इनकी रजिस्ट्रेशन होगी। इसके बाद वो रिसीट्स हैं जो किसी इंस्ट्रूमेंट को ऐसा लिखा जाता है जो किसी रिसीट्स की भी बात करता है और साथ ही साथ किसी राइट और इंटरेस्ट और उसकी टाइटल की ट्रांसफ़र की बात भी करता है और उसके रिलेटेड पहले कोई डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड नहीं है इसी कंटेक्स्ट में, तो उसकी भी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी होगी। फिर रीसीट जो है उसकी भी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी होगी। फिर उसके बाद कुछ डिक्रीज एंड ऑर्डर्स हैं कोर्ट के, उनसे रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट है, कोई इंस्ट्रूमेंट है जो कि अगेन कोई राइट ट्रांसफ़र कर रहा है या कोई इंटरेस्ट या कोई टाइटल ट्रांसफ़र कर रहा है, तो उसकी रजिस्ट्रेशन भी चाहिए होगी। अब पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होती है? तो इसमें दो पर्पस जो हैं वो दोनों इम्पॉर्टेंट हैं। पहला है डिटर्मिनेशन ऑफ लीगल स्टेटस ऑफ डॉक्यूमेंट। किसी भी डॉक्यूमेंट का लीगल स्टेटस क्या है, कैसे डिटर्मिन होगा। एक होता है कि डॉक्यूमेंट कंप्लीट कैसे होता है। मतलब डॉक्यूमेंट जो है वो उसकी जो तहरीर लिखी गई है वो उसका रिक्वायर्ड स्टाम्प पेपर क्या है, वैल्यू क्या है, एक तो वो देखा जाता है। फिर उस डॉक्यूमेंट को किस अंदाज में लिखा गया है, कोई कटिंग्स तो नहीं, कोई रबिंग तो नहीं, कोई उसमें डिस्टॉर्शन तो नहीं। फोर्थ, उसकी लैंग्वेज क्लियर है। फिफ्थ, उस डॉक्यूमेंट पे अटेस्टिंग विटनेसेस मौजूद हैं, तो उसमें 2 अटेस्टिंग विटनेसेस जो है मौजूद होना ज़रूरी है। उन विटनेसेस की अटेस्टेशन यानी उन्होंने इसको साइन किया हो, और अगर कोई ऐसा इसमें अथॉरिटी है तो उसकी सील अगर है तो वो स्टैंप और सील भी उसमें लगी। फिर वो डॉक्यूमेंट जो है वो ये देखा जाता है कि उसमें जो पार्टीज हैं उन्होंने इसको ठीक तरीके से साइन किए हैं, उनके सिग्नेचर्स हैं, अगर स्टैंप्स हैं तो स्टैंप्स हैं या नहीं हैं, यानी वो कंप्लीशन उसको देखा जाता है। इस तरह एक डॉक्यूमेंट जो है उसकी लीगल पोजीशन जो है वो चेक की जाती है। सेकेंडली, अगर वो डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड है तो उसकी एडमिसिबिलिटी इन द एविडेंस
किसी डिस्प्यूट की शक्ल में बिफोर सम कोर्ट या कोई फोरम है तो उसकी एडमिसिबिलिटी जो है वो वहाँ मौजूद होती है, अदरवाइज उसके लिए डॉक्यूमेंट को एडमिट करवाना मुश्किल हो जाता है। तो ये दो सूरतें थी, हमने देखा कि वो कौन सी, इसकी पर्पस क्या है रजिस्ट्रेशन के लिए। तो एक तो है कि गवर्नमेंट इसको एंडोर्स कर रही होती है और दूसरा ये है इसकी एडमिसिबिलिटी जो है वो गवर्नमेंट में होती है, कोर्ट्स में होती है, बिफोर द कोर्ट्स। अब हम देखेंगे इफेक्ट्स ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। अब हमारा सेक्शन 49 जो है वो हम देखेंगे कि वो क्या कहता है कि क्या क्या इफेक्ट्स होंगे जो अगर ये नॉन रजिस्ट्रेशन होगी। अब सेक्शन 17 में हम पढ़ आए हैं कि अगर हम रजिस्टर करवाएंगे तो इसकी एडमिसिबिलिटी होगी कोर्ट में, और किसको कराएंगे, हर वो डॉक्यूमेंट जिसकी जो वैल्यू है वो ₹100 या इससे ज़्यादा है, यानी अबाउट एवरी डॉक्यूमेंट, ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट, क्योंकि आजकल ₹100 तो बहुत कम वैल्यू है, तो तकरीबन हर डॉक्यूमेंट। सेकेंडली, अब वो डॉक्यूमेंट क्या करता हो, इट्स टू इंपॉर्टेंट, अगेन वही सेक्शन 17 जिसका जस्ट ये है कि अगर ये डॉक्यूमेंट जो है ये क्रिएट कर रहा है, डिक्लेयर कर रहा है, साइन कर रहा है, एक्सटिंग्विश कर रहा है, लिमिटाइज कर रहा है किसी राइट, किसी इंटरेस्ट या किसी टाइटल को, अगर वो ये इनमें से कुछ कर रहा है तो उस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। तो सेकंड तो ये बात आ गई कि आपने अगर रजिस्टर नहीं करवाया तो इसकी एडमिसिबिलिटी जो है वो नहीं होगी। बी, confer any power to adopt unless it has been registered। तो कहता है कि वो डॉक्यूमेंट कोई ऐसी पावर कन्फर कर रहा है, दे रहा है, अता कर रहा है, मरहमत कर रहा है, टू एडॉप्ट, तो एडॉप्शन की पावर दे रहा है। तो अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो उसकी फिर एडमिसिबिलिटी, उसकी वो जो पावर है उसमें वो आप उसकी स्ट्रेंथ जो है वो वीक फील करते हैं। Illustration: A sells his house to B for ₹20 lakh and execute a sale deed in favor of B, but B does not get it registered, and in case of dispute about such property, this document cannot be presented as evidence in the court। घर खरीदा 20 लाख में, सेल डेट लिख लिया गया, रजिस्टर नहीं करवाया, डिस्प्यूट पैदा हो गया है, अब क्या होगा, कोर्ट में मैटर चला गया है, कोर्ट जो है वो मांगती है आपसे एविडेंस, और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है कि ये जनाब डॉक्यूमेंट हुआ था, एग्जीक्यूट हुआ था, लिखा गया, दोनों पार्टीज ने साइन कर दिया, विटनेसेस ने अटेस्ट भी कर दिया, लेकिन देखिए घर में रख दिया, रजिस्टर नहीं करवाया। अब जब रजिस्टर नहीं करवाया तो इसके ऊपर जो सबसे पहला चेक लगा वो यही था कि इसकी तो जनाब एडमिसिबिलिटी नहीं है बिफोर कोर्ट। अगर ये पार्टीज जो हैं वो फेयरली एक्ट करती तो ये इसको रजिस्टर करवाते और रजिस्टर करवा के गवर्नमेंट की एंडोर्समेंट करवाते, ताकि कल को किसी डिस्प्यूट की शक्ल में इसको कोर्ट में बतौर एविडेंस पेश किया जाता और इसकी एडमिसिबिलिटी होती। अब हम देखेंगे कि एसेंशियल कंडीशंस जो हैं फॉर एप्लीकेशन क्या है। किस चीज़ की एप्लीकेशन, इसी सेक्शन की, कि रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, नहीं होगी तो इफेक्ट्स क्या होंगे। तो सबसे पहले तो ये कोई डॉक्यूमेंट होगा तो रजिस्टर होगा, तो पहला है डॉक्यूमेंट। सेकंड, उसकी रजिस्ट्रेशन शुड बी कंपल्सरी इन द आई ऑफ लॉ। अगर ये कानून आपके मुल्क का कहता है कि इसकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए तो फिर होनी चाहिए। थर्ड, नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ सच डॉक्यूमेंट। तो तीसरी चीज, अगर उस डॉक्यूमेंट की रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है तो क्या इफेक्ट होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि पोजीशन ऑफ अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स, कि वो क्या होगी। पहले भी आपने देखा, अगेन मैं रिपीट करता हूं, नो एविडेंस वैल्यू, एविडेंस में उसको एडमिट नहीं किया जाता, एडमिसिबिलिटी नहीं होती। सेकेंड, ऑफनली नॉट एडमिसिबल इन एविडेंस, पहले तो क्या था कि उसकी एविडेंटरी वैल्यू नहीं है। सेकेंड में कि वो अक्सर, अब अक्सर क्या है कि बेसिकली एक रूम लिया गया है,
एक्सेप्शन दी गई है, क्योंकि कुछ सूरतें ऐसी हैं जिसमें डॉक्यूमेंट अगर नहीं भी रजिस्टर्ड है तो भी उसकी एविडेंस में उसकी एडमिसिबिलिटी हो सकती है। तो इसलिए यहाँ पे जो वर्ड यूज किया गया ऑफरली, यहाँ आपने कंफ्यूज नहीं होना। इसकी अंडरस्टैंडिंग कुछ यूँ है कि एज ए जनरल प्रिंसिपल कोई भी डॉक्यूमेंट विच इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड इट शुड बी रजिस्टर्ड, अगर वो नहीं है तो एडमिसिबिलिटी नहीं है एविडेंस में। फिर हमें वो एक्सेप्शनल केसेस मिलते हैं जहां अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो भी उसको कोर्ट में हम बतौर एविडेंस दे सकते हैं। अब हम देखेंगे circumstances when such instruments can be received in evidence। वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, कौन से हालात होंगे, कौन से सर्कमस्टांसिस होंगे जब इनकी एडमिसिबिलिटी होगी। इससे पहले हमने क्या देखा, हमने जनरल ये रूल देखा कि एडमिसिबल नहीं है, उसके ऊपर केस लॉ भी है, वो है PLD 1976 सुप्रीम कोर्ट 781, यानी पाकिस्तान लीगल डिसीजन 1976 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 781 के ऊपर ये जजमेंट तहरीर है, जिसका नटशेल ये है कि कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट इनको बतौर अज़ाफ़ी शहादत के तौर पे कबूल किया जा सकता है। इसको ये कहते हैं कोलेटरल पर्पस। तो ये कोलेटरल पर्पस ये एक एडिशनल एविडेंस टाइप इसको हम देखते हैं कि अज़ाफ़ी शहादत के तौर पे जब हमारे पास अगर मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स नहीं मौजूद, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स नहीं मौजूद, तो उस सूरत में इनकी एडमिसिबिलिटी बनती है कोलेटरल पर्पस। अब हम देखेंगे ये कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको इस कोलेटरल पर्पस के लिए एविडेंस में एक्सेप्ट कर लिया जाता है। तो नंबर 1, मैटर्स ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बेसिकली बात हो रही है। अब आप जब एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जिसमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस चाहिए, मसलन अगर कोई इस तरह का एग्रीमेंट है, कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है कि एक सिंगर है, उसने एक थिएटर में गाना गाने का कोई एग्रीमेंट किया, कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, तो अब वो जो थिएटर है उसको एडवर्टाइज कर चुका है उसी सिंगर के नाम से। अब सिंगर जो है वो बैकआउट कर जाता है और वो कहता है कि नहीं मैं इसको परफॉर्म नहीं करूंगा। तो ऐसी सूरत में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है उसकी बात होती है। ऐसी सूरत में अगर कोई डॉक्यूमेंट आपका रजिस्टर्ड नहीं है, आपके पास डॉक्यूमेंट मौजूद है और कोई एविडेंस आप रिकॉर्ड पे नहीं ला पा रहे, तो इस तरह का डॉक्यूमेंट भी वहाँ पे एडमिसिबल हो जाता है। कोर्ट उसको कोलेटरल पर्पस के लिए उसको ले लेगी। सेकेंड है रिसीट्स और कंसिडरेशन। कंसिडरेशन जैसे कि आपने देखा वो बदल है, वो मुआवजा है, वो अमाउंट है जो किसी कॉन्ट्रैक्ट में किसी चीज़ के बदले में दी जा रही है और वो चीज़ खरीदी जा रही है। जैसे अगर आप एक बिल्डिंग खरीद रहे हैं तो उसके अगेंस्ट जो आप उसकी प्राइस दे रहे हैं वो इसका कंसिडरेशन है। तो अगर कोई कंसिडरेशन की रिसीट की बात हो तो उस रिसीट को अगर कोई डॉक्यूमेंट प्रूव कर रहा है और वो रजिस्टर्ड नहीं है तो इसको भी कोलेटरल पर्पस के लिए कोर्ट उस वक्त एविडेंस में शामिल कर लेगी। देन ट्रांजैक्शनल मैटर्स, कुछ ट्रांजैक्शंस आपने की हैं किसी चीज़ की, तो उस ट्रांजैक्शन को अगर कोई डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर रहा है तो ये डॉक्यूमेंट भी अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो कोलेटरल पर्पस के लिए इसकी एविडेंस में एडमिट किया जाएगा। इसमें एविडेंस ऑफ एन ऑफेंस, कोई ऑफेंस हुआ है उसकी एक एविडेंस एक डॉक्यूमेंट में मौजूद है लेकिन वो डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड नहीं है, तो ऐसा डॉक्यूमेंट भी कोलेटरल पर्पस के लिए कोर्ट उसको एडमिसिबल करेगी उसमें एविडेंस में। मैटर्स ऑफ डिलीवरी ऑफ पोजेशन, किसी कब्जे को डिलीवर किया जाना है, बिल्डिंग का पोजेशन है और उसकी डिलीवरी हो गई है, उसका कोई डॉक्यूमेंट बना है। बाज़ औक़ात ये होता है कि जब बिल्डिंग आप खाली करते हैं, बल्कि अक्सर औक़ात ये होता है कि दो पार्टीज मौजूद होती हैं जो उनके नुमाइंदे होते हैं, तो वो बिल्डिंग खाली करके कीज़ जो हैं
वो ऑनर या उसके नुमाइंदे को वापस कर देते हैं। ऐसी सूरत में एक डॉक्यूमेंट वहीं पे छोटा सा एक तहरीर कर लिया जाता है कि ये इस बिल्डिंग की जो पोजीशन है इसको वापस किया जा रहा है। इसमें सिर्फ वो डिटेल्स होती हैं जो उस वक्त मौके पे मौजूद होती हैं, वही वेरीफाई की जाती हैं। तो ऐसा डॉक्यूमेंट अगर रजिस्टर्ड नहीं हुआ है तो कल को डिस्प्यूट पैदा हो गया, मैटर कोर्ट में चला गया है, तो उस वक्त ये डॉक्यूमेंट अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो ये भी एडमिसिबल होगा एज ए कोलैटरल पर्पस। प्रूविंग ऑफ हैंड राइटिंग। समटाइम्स किसी बंदे की हैंड राइटिंग इन क्वेश्चन आ जाती है कि जनाब ये सिग्नेचर इसी के हैं डॉक्यूमेंट पे या किसी और के हैं, या ये तहरीर इसी ने लिखी है या किसी और ने लिखी है। तो उसकी ऐसी बहुत सी और तहरीरें अगर मौजूद हैं, उनमें से कोई तहरीर अगर कोर्ट में पेश की जाती है और वो डेफिनेटली वो तो डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड नहीं होगा उस वक्त, वो तो एक तहरीर होगी, तो ऐसी तहरीर जो है उसको भी कोर्ट जो है वो एडमिट करेगी, उसको भी एडमिसिबल बना दिया जाएगा इन द एविडेंस, अगर वो कोर्ट उसको मैटर को डिसाइड करने में हेल्पफुल समझती है। तो ये सारी सूरतें थीं जिसमें हमने देखा कि वो डॉक्यूमेंट्स जो रजिस्टर्ड नहीं भी हैं उनको भी एविडेंस में एडमिट कर लिया गया। तो इसका कंक्लूजन फिर कुछ यूँ हुआ कि सेक्शन 49 हमें बताता है कि वो कौन कौन सी सूरतें हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि रजिस्टर्ड नहीं हुए हैं, और उनको भी एज ए कोलैटरल पर्पस कोर्ट ने उसको एडमिसिबल किया इन एविडेंस। होपफुली द आंसर इज डन। थैंक यू वेरी मच।